ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमें ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह का पता होना चाहिए, और इकोलॉजी में उसे हैबिटेट कहते हैं, राइट? सो व्हाट इज अ हैबिटेट? इट्स an area or natural environment in which an organism or population normally lives. Correct? ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? हम कौन सी जगह पे रहना प्रेफर करेंगे? नेचुरली जहाँ पे फूड मिले, जहाँ वाटर हो, जहाँ शेल्टर हो और जहाँ स्पेस हो। हमें ये चार चीजें तो मिनिमम चाहिए सर्वाइव करने के लिए, हम वही अपना हैबिटेट बनाएंगे, राइट? ओके, इकोलॉजी में हैबिटेट के साथ एक बहुत कॉमन वर्ड आता है जो कि नियरली हैबिटेट के ही इक्वल है, बट बिकॉज देयर आर डिफरेंट टर्म्स, देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स। niche, what is a niche? A niche is an organism role or job in an ecosystem. कोई भी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में क्या कर रहा है, इसे नीच कहते हैं। इट इंक्लूड्स वो क्या खाता है, वो कहाँ रहता है और वो क्या करता है। हम इसे बेटर समझेंगे टाइप्स ऑफ नीड्स देखकर, वेयर इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। फंडामेंटल नीड्स, वेयर इट कैन बी डिफाइंड as a range of environmental conditions in which each of the species survives, correct? And the other one is realized need. और जब आप डेफिनेशन दोनों की देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद मुझसे गलती हुई है और मैंने कॉपी करके लिख दिया है, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस एंड विच यू विल फाइंड इन द कलर पिंक। ओके, फंडामेंटल नीड ये वो जगह है जहां पे वो स्पीशीज नॉर्मली सर्वाइव करती है, और रियलाइज नीच वो है जहां पे वो स्पीशीज स्पेसिफिकली पाई जाती है, राइट? अब हम इसे और डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लें रैकून्स का, जो कि नॉर्मली पेड़ पे रहना पसंद करते हैं, अर्बोरियल होते हैं। ये नेचुरली फॉरेस्ट में रहते हैं और ये इंसेक्ट, फ्रूट एंड स्मॉल क्रिएचर्स को खाते हैं, राइट? तो ये इनका फंडामेंटल नीड हो गया। ओके, अब इनका अगर हम रियलाइज नीड की बात करें तो क्या है? ड्यू टू एनक्रोचमेंट बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जहां पे ये रह रहे थे वहां पे इन्हें डिस्टर्बेंस फील हुआ और इन्होंने अपने हैबिटेट को थोड़ा सा नैरो बना लिया और कहां पे रहने लगे? दे स्टार्ट टू लिव ऑफ आवर ट्रैश एंड अदर वेस्ट, राइट? किसी भी एनवायरमेंट के प्रेशर में आके, किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रेशर में आके अगर इनका नीच नैरो डाउन हो जाता है तो वो होता है आपका रियलाइज नीच, क्योंकि एक्चुअली वो यहाँ पे हैं, करेक्ट? नाउ ओके, अब हम क्योंकि नीच के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी और चीजें जान लेना जरूरी है। जैसे no two species can occupy the exact same niche because no two species do the exact same thing. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखने की जरूरत है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन दो स्पीशीज में से एक स्पीशीज जो कि बेटर करती है वो उस पूरे नीच को ऑक्यूपाई कर लेती है, और दूसरी जो स्पीशीज है वो या तो इलोप हो जाती है, भाग जाती है, और या फिर एक्सटिंक्ट हो जाती है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, राइट? ओके, सपोज दो एनिमल्स हैं जिनके नीच काफी आसपास हैं, और इतने आसपास हैं कि उनका एक थोड़ा सा पोर्शन ओवरलैप हो रहा है, राइट? यानी कि एक थोड़ा सा एरिया है जो कि दोनों में कॉमन है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज नीच ओवरलैप। ये फर्स्ट स्पीशीज का नीच है, ये सेकंड स्पीशीज का नीच है, एंड देयर इज अ नीच ओवरलैप व्हिच इज शेडेड इन ग्रे। और यहाँ पे ये अपने रिसोर्सेज को पार्टीशन करके यूज करते हैं। दिस फिनोमेना इज आल्सो नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग, जहां पे एक स्पीशीज ने कुछ खाना कलेक्ट किया, दूसरे स्पीशीज ने कुछ खाना कलेक्ट किया, पर वो दोनों के दोनों अपना ही अपना खाना खाएंगे, पर वो जगह एक है कलेक्शन की, करेक्ट? ओके, अब दिस इज अ टेबल in which you will find the exact difference of habitat and niche। और ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है वो सारा कुछ इस स्लाइड पे है, एक्सेप्ट द पॉइंट दैट habitat focus on how the environment impact organism। habitat फोकस करता है एनवायरमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनिज्म पे, पर नीच फोकस करती है ऑर्गेनिज्म क्या इम्पैक्ट करता है एनवायरमेंट पे, करेक्ट?
एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है नीच में फ्रॉग का, कि अ स्पीशीज में चेंज इट्स नीच विद एज और सीजन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पीशीज अपना नीच एज या सीजन की वजह से चेंज कर ले, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉग, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो हर्बीवोर होता है एज अ टैडपोल, और कार्निवोर हो जाता है जब वो एडल्ट होता है। करेक्ट? नाउ we are moving toward the other topic, which is adaptation और responses to abiotic factors। जैसा कि मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की स्लाइड में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि टेम्परेचर या क्लाइमेट जैसा भी हो, हमें अडाप्ट करना होता है अगर हमें सर्वाइव करना है तो। एंड ऑब्वियसली दिस फिनोमेना इज नोन एज एडाप्टेशन। तो चाहे थोड़ी डिफिकल्टी हो चाहे ईज हो, हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह लेते हैं, राइट? हम जानते हैं कैसे, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स का बॉडी टेम्परेचर रिलेटिवली कांस्टेंट होता है, अराउंड इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? एंड ये टेम्परेचर परफेक्ट होता है हमारी बॉडी के सारे एंजाइम्स के फंक्शन के लिए और ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड्स का मेंटेन करने के लिए, और बॉडी की इसी मेंटेनेंस कैपेसिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ओके, तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस शो करते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, और देयर आर 4 वेज जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म कोप अप करते हैं एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से, राइट? एंड ये होती हैं रेगुलेट, कंफॉर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रेगुलेट, जो कि हमने पढ़ा, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेना, टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन बाहर चाहे जैसी भी हो, और इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। और वो एनिमल्स जो ये करते हैं उन्हें होम्योथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, या एंडोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। सी, इकोलॉजी में आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे और आपको वो सारे टर्म्स अपने माइंड में याद रखने की जरूरत है। जब हम होम्योथर्मिक कहेंगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो वार्म ब्लडेड भी हैं, और ये भी हिडन है कि वो एंडोथर्मिक है, राइट? ओके, सो वी आर रेगुलेटर्स बिकॉज हम इस प्रोसेस के थ्रू थर्मोरेगुलेशन या ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे कर लेते हैं, राइट? जैसे इन एक्सेस हीट, अभी का मौसम बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में हम कैसे अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं? वी ऑल नो दैट गर्मी में हमें स्वेटिंग होती है, राइट? ओके, तो मैं इस चीज को आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ। लाइक यहाँ, सॉरी, ओके, ये आपका बॉडी का सरफेस है, ठीक है? सपोज ये आपका हैंड है और इसके अंदर में यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स हैं, राइट? जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अराउंड 45 डिग्री हुआ, तो स्वेट ग्लैंड्स ओपन हुई और यहाँ से पानी की बूंदें वेपर के फॉर्म में आपके स्किन के सरफेस पे आई। गॉट इट? जैसे कि आप पानी को बॉईल करते हो ना पैन में, पानी लिक्विड स्टेज में होता है, जैसे कि यहाँ पे है, वो वेपोराइज होकर के गैसियस फॉर्म में स्किन के सरफेस पे आया। पर स्किन के सरफेस पे आते ही वो ठंडा होकर के पानी की ड्रॉपलेट्स बना लेता है, जिसे हम स्वेट कहते हैं। तो पानी का वेपर बन के स्किन पर आना, ये हो गया वेपोराइजेशन, और वापस ड्रॉप बन जाना, ये हो गया कूलिंग। और यही कूलिंग जो कि हमारी बॉडी में होती है, यही कूलिंग सेम थिंग डेजर्ट में होती है, जिससे नाइट में वो ठंडे होते हैं। ओके ओके, जब ठंड होती है तो क्या होता है? हम कुछ सेकंड्स के लिए शिवर करते हैं, एंड यू नो योर शिवरिंग इज अ काइंड ऑफ क्विक एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से हीट जनरेट होती है, वी ऑल नो। इसके थ्रू हम बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, करेक्ट? क्या प्लांट्स में भी ये मैकेनिज्म होती है? नो, प्लांट्स डू नॉट हैव दीज मैकेनिज्म, और उनके लिए अलग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसे कंफॉर्म कहते हैं। कंफॉर्म का मतलब टू अग्री विद योर सराउंडिंग्स। कंफॉर्म का मतलब टू अग्री विद योर सराउंडिंग्स, मतलब बाहर जैसा है आप वैसा ही बन जाओ। दोज हु कैनॉट रेगुलेट कंफॉर्म, जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर नहीं रेगुलेट कर सकते, वो कंफॉर्म कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर। ओके, और ये होता है नियरली ऑल प्लांट्स में और 99% ऑफ एनिमल्स में,
जो कि होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते, और इनके एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस, जिन्हें एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, और पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। करेक्ट? ओके, एंड दीज एनिमल्स को हम कन्फॉर्मर्स कहते हैं, राइट? सो आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू with rest of the lecture in the next lecture.